नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, राधे राधे। आज आप लोग के सामने फिर एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूँ। ये क्वेश्चन केमिस्ट्री में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। जैसे आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, प्रथम कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका वेग स्थिरांक का व्यंजन प्राप्त करना। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आज जानते हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया के संगत उसके वेग नियम समीकरण में अभिकारक के संगतता पदों की घातों का योगफल 1 होता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। नीचे उदाहरण भी दिया गया है। एग्जाम में प्रथम कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं उदाहरण सहित वर्णन करने के लिए कहा जाता है, तो नीचे उदाहरण भी लिखा हुआ है। चलिए अब आते हैं, मेरे मेन टॉपिक है प्रथम कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं और इसका वेग नियम समीकरण ज्ञात करना। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके वेग स्थिरांक का व्यंजन प्राप्त करें। लिखा हुआ है किसी रासायनिक अभिक्रिया के संगत, जैसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो रासायनिक अभिक्रिया के संगत उसके वेग नियम समीकरण में रासायनिक अभिक्रिया के संगत उसके वेग नियम समीकरण में अभिकारक के संगतता पदों की घातों का योगफल 1 होता। मतलब कहा गया है कि अभिकारक के संगतता पदों की घातों का योगफल क्या होता है, 1 होता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है पोटासियम क्लोराइड KCnO3, यह अभिक्रिया करता है तो KCl+O2 में मुक्त हो जाता है। इसे पोटासियम क्लोराइड कहा जाता है, ऑक्सीजन कहा जाता है। प्रायोगिक रूप से यह स्पष्ट होता है कि मतलब जब इसका प्रायोगिक किया जाता है तो यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि अभिक्रिया का दर, जैसे आप लोग अभिक्रिया का दर पढ़े होंगे कि अभिक्रिया का दर जो होते हैं वो समानुपाती होते हैं संगतता पदों का। तो अभिक्रिया के दर को आर से सूचित किया जाता है। समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कांस्टेंट में क्या लगाते हैं कि यहाँ पोटासियम क्लोराइड दिख रहा होगा, ये पोटासियम क्लोराइड का जो घात होता है वो क्या है, 1 है, क्योंकि ये प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण दिया गया है। नीचे उसी तरह से फिर एक और उदाहरण दिया गया है, ठीक है। यही उदाहरण की सहायता से हम प्रथम कोटि अभिक्रिया को समझाएंगे। अब आते हैं इसके वेग स्थिरांक का व्यंजन कैसे प्राप्त किया जाता है। इसमें आपको एक अभिकारक लेना होगा और एक प्रतिफल लेना होगा। जैसे यहाँ लिखते हैं पहले अभिकारक, पहले क्या लेते हैं, अभिकारक। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग देता है उसी को क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है। और जिससे नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। जैसे अभिकारक का मान A है, मान लेते हैं अभिकारक क्या है, A है, ठीक है। और ये अभिकारक A है तो जब यह अभिक्रिया संपन्न नहीं होगा तो प्रतिफल क्या बनेगा, 0। प्रतिफल क्या बनेगा, 0। जैसे जैसे अभिकारक अभिक्रिया करते जाएंगे वैसे वैसे इसका संगतता पद क्या होते जाएगा, घटता जाएगा। तो प्रतिफल में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी, इसका प्रतिफल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका शेष सांद्रता कितना बचेगा, मेरे पास टोटल सांद्रता क्या था, A था, मेरे पास टोटल सांद्रता क्या था, A था। जब अभिक्रिया संपन्न हुआ तो कितना सांद्रता पदों में कमी आई तो -6। तो मेरे पास अब शेष सांद्रता कितना बच गया, मतलब अभी शेष बचा हुआ सांद्रता जो हो जाएगा वो हो जाएगा A-X। अब प्रतिफल कितना निर्माण हुआ टोटल, तो कहेंगे +X, ठीक है। तो ये हो गया आपका कुल सांद्रता और कुल प्रतिबल। अब अभिक्रिया प्रथम कोटि अभिक्रिया से आपको समझाया जाएगा कि अभिक्रिया का जो दर होता है, अभिक्रिया का जो दर होता है वो कह सकते समानुपाती होता है सांद्रता पदों का, जैसे ऊपर लिखा गया है। क्या लिखते हैं, अभिक्रिया का दर अभिक्रिया का दर जो होता है वो समानुपाती होता है सांद्रता पदों का। अभिक्रिया का दर समानुपाती है सांद्रता पदों का। अभिक्रिया के दर को क्या लिखते, R, और समानुपाती सांद्रता पद क्या है, तो इसका सांद्रता पद है A-X। तो इसका घात कितना हो जाएगा, तो घात 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्रथम कोटि अभिक्रिया साबित करने जा रहे हैं। तो अभिक्रिया के दर का फॉर्मूला होता है dx/dt, क्योंकि समय के साथ अभिकारक की मात्रा क्या होती जाती है, घटते जाती है, प्रतिफल की मात्रा बढ़ते जाती है। जैसे इसको समझना है तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि मेरे पास बहुत सारे रोटी मिला था खाने को, लेकिन जब हम खाना स्टार्ट नहीं किए तो क्या
मेरे पेट में भोजन जाएगा, नहीं जाएगा, तो प्रतिफल मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो उस समय प्रतिफल क्या था, 0। जैसे जैसे अब रोटी खाते गए 10 रोटी मिला था, जैसे जैसे रोटी खा रहे हैं तो रोटी की मात्रा क्या हो रही है, घट रही, मतलब अभी कारक की मात्रा क्या हो रही है, घट रही। और जब रोटी खाते जा रहे हैं तो मेरे पेट में प्रतिफल की मात्रा क्या होती जा रही है, बढ़ते जा रही है। तो मानो प्रतिफल क्या हो गया, 50। अब देखेंगे मेरे पास टोटल रोटी ए था, अब -x रोटी काट गए तो अब कितना रोटी बचा, तो टोटल में से तो इसको घटा देंगे, जितना हम रोटी खाएं तो बच जाएगा a-x। अब मेरे पेट में कितना रोटी चल गया, तो x रोटी चला गया। तो यही जो a-x बचा ये हो गया आपका शेष सांद्रता। ठीक है, जो शेष बचा हुआ सांद्रता है उसी का हम क्या निकालेंगे, अभिक्रिया का दर निकालेंगे। तो अभिक्रिया का दर जो होता है वो समानुपाती होता है सांद्रता पदों का। तो अभिक्रिया के दर को क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं। समानुपाती है तो समानुपाती लिख दिया, और सांद्रता पद कितना बचा हुआ है तो a-x। इस पे पावर कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, क्योंकि ये पंचम कोटि अभिक्रिया। तो अभिक्रिया के दर का फॉर्मूला होता है dx/dt। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट में क्या लगाते हैं, के। अब ये तो सांद्रता पद है, a-x का पावर 1 लिखो या ना लिखो तो वैसे रह जाएगा। अब देखेंगे यहाँ dt क्या है, dt में जो है ये डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो उधर नहीं चल जाते तो क्या चीज़ में चल जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो के a-x और dt। अब देखेंगे a-x क्या है, तो a-x इधर जो है गुना में, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो dx इक्वल हो जाएगा, dx इक्वल तो यहाँ से k dt लिखेंगे, और बाकी a-x जो था ये गुना में था, इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। मतलब x वाले कंपोनेंट जो थे उसको एक तरफ कर दिए, ठीक है, यहाँ a-x है तो x वाले कंपोनेंट को एक तरफ की ओर कर दिए, और बाकी जो dt था उसको k की तरफ ले चल गए। अब यहाँ क्या करना, अब यहाँ पर दोनों तरफ से समाकलन करना। क्या करना, समाकलन। जैसे आप लोग इंटीग्रेशन का नाम सुने होंगे, मैथ में इंटीग्रेशन आप लोग पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर समाकलन करते हैं तो लिख देंगे समाकलन करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, समाकलन करने पर। दोनों तरफ समाकलन करने पर। समाकलन का साइन आप लोग को पता होगा, इस तरह से होता है dx/a-x इक्वल हो जाएगा के dt का इंटीग्रेशन। अब कहा जाएगा dx/a-x का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, तो इसको कह सकते हैं इनएन, क्या कहते हैं, इनएन, या लॉग भी कहा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे इनएन a-x। और ये भी बताए थे कि जब इंटीग्रेशन करते हैं तो x के साथ जो गुना होता है उससे भागा भी देना पड़ता है। तो x के साथ -1 गुना में, तो -1 से भागा देंगे तो -1 कहाँ जाएगा आगे, तो माइनस आगे लगा दिए। के क्या है बाबू, के कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है वो बाहर निकल गया, तो क्या बचा dt। और dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, dt का इंटीग्रेशन t होता है। और उसके बाद कांस्टेंट में क्या लगाते c, ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट। ये क्या बन गया, इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमको c जो है वो कांस्टेंट है, यही c का मान निकालना है, यही c का मान क्या करना है, निकालना। जब c का मान निकालना होता है तो t का मान 0 और x का मान क्या धरना पड़ता है, 0 धरना पड़ता है। ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा। अब यहाँ क्या करते हैं, जब k का मान निकालना है तो k का मान निकालना है तो x का मान 0 धरना पड़ेगा, t का मान भी 0। जब x का मान भी 0 धरेंगे और t का मान 0 धरेंगे तो c का मान क्या हो जाएगा, c का मान निकल जाएगा। चलो देखते हैं c का मान क्या आता है। ये माइनस इनएन रह जाएगा, a का a रहेगा, x का मान क्या हो गया 0, तो यहाँ 0 पुट कर देंगे, इक्वल टू k का k रह जाएगा, t का मान क्या है, तो t का मान 0 पुट करना है, तो इक्वल टू 0 प्लस में c। तो यहाँ बच जाएगा माइनस इनएन इंटू ए बचेगा, ए में से 0 जगह आएंगे तो ए बचेगा। अब के को जब 0 से गुना करेंगे 0, तो यहाँ से क्या निकल गया सी, तो सी का वैल्यू निकल गया। यही सी का वैल्यू कहाँ था ना, इक्वेशन फर्स्ट में, यहाँ लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में सी का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में सी का मान रखने पर। देखेंगे समीकरण फर्स्ट क्या दिख रहा है, तो समीकरण फर्स्ट दिख रहा है माइनस इनएन a-x इक्वल टू के टी अब प्लस में सी, तो सी का मान क्या धरना है, तो सी का मान यहाँ दिख रहा होगा, सी का मान निकल के आया माइनस में इनएन ए, यहाँ पर सी का मान धर दिए।
अब सी का मान धन दिए तो यहाँ देखिएगा कि माइनस में इन एन है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इसको इधर नहीं आते तो हो जाएगा इन एन ए। अब माइनस में ये ऑलरेडी माइनस में दर्शाया गया है तो इन एन हो जाएगा ए माइनस एक्स इक्वल टू क्या बचेगा के। आप लोग नॉग का फॉर्मूला पढ़ेंगे, अगर नॉग का फॉर्मूला मान लेते हैं कि माइनस में होता है इंडियन है तो ये भी नॉग समझिए, तो आप लोग नॉग का फॉर्मूला पढ़ेंगे, अगर नॉग में मान लो कि एंगल क्या चीज़ में दिया हुआ है, एंगल जो है माइनस में, एंगल क्या चीज़ में है माइनस में, तो इसको क्या चीज़ में लिखते डिवाइड में लिखते, क्या चीज़ में लिखा जाता है डिवाइड में लिखा जाता है, तो इसको क्या करेंगे डिवाइड में लिख देंगे। तो पहले इसको नॉग में चेंज करते हैं, क्या चीज़ में चेंज करेंगे नॉग में, इसको लिख सकते हैं इंडियन को नॉग भी लिखा जाता है, तो नॉग ए और माइनस नॉग ए माइनस एक्स इक्वल तो हो जाएगा के टी। अब दिख रहा होगा कि नॉग में है, अब बीच में क्या है माइनस है, दोनों नॉग में है लेकिन बीच में क्या है माइनस में, जब माइनस में आता है तो इसको क्या चीज़ में लिखते हैं डिवाइड में, तो नॉग हो जाएगा ए अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल तो हो जाएगा के टी। आप लोग को पता है कि नॉग में यहाँ पर ई क्या होता है छुपा हुआ होता है, लुप्त होता है, जो दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना है हमको ये ई को हटाना है, यहाँ से ई को क्या करना है हटाना, और जैसे यहाँ से ई को हटाएंगे, ई को क्या करेंगे यहाँ से हटाएंगे तो ई को उधर भेजेंगे, जैसे ई को उधर भेजते तो ये क्या होता है इसका मान जो होता है ई का वो 2.303 हो जाता है, 2.303 हो जाता है, क्या हो जाता है 2.303 हो जाता है। बताइए जैसे ही लॉग ई की जगह हम मान धरेंगे तो ये हो जाएगा, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे ई का वैल्यू होता है 2.303, यहाँ ई लगा दिए तो ई का वैल्यू लगा देते 2.303, ई का मान क्या होता है 2.303, ठीक है। अब ये हो जाएगा 9 ए माइनस ए अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा के टी, क्या हो जाएगा के टी, मतलब ई का वैल्यू था, ई का वैल्यू होता है 2.303, अब यहाँ से ही हट गया तो केवल क्या बचा नॉग बचा, तो नॉग इंटू हो जाएगा ए अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी। अब यहाँ टी जो है वो क्या है गुना में के साथ इधर आएगा तो क्या चीज हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से के का मान निकल जाएगा, तो 2.303 अपॉन यहाँ टी गुना में था, यहाँ टी क्या चीज में आ जाएगा भागा में इंटू नॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू क्या बचेगा के। यही के को क्या कहा जाता है, के को कहा जाता है वेग स्थिरांक, के को क्या कहते हैं वेग स्थिरांक कहते हैं। इसको थोड़ा सही से सजा के लिख देंगे तो इसलिए के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर लिख सकते 2.303 अपॉन टी इंटू नॉग ए माइनस ए अपॉन ए माइनस एक्स। ये जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि वेग स्थिरांक का मान क्या होता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया में वेग स्थिरांक का मान क्या होता है, तो याद रखिएगा प्रथम कोटि अभिक्रिया में वेग स्थिरांक का मान 2.303 अपॉन टी इंटू नॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स होता है। ये क्वेश्चन PBI इस बार एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा चांस है, और ये क्वेश्चन हमेशा 5 मार्क्स में पूछा जाता है। ये केमिस्ट्री का टॉपिक है जिसमें 5 मार्क्स में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। थैंक यू।